सांप्रदायिक दंगों की आग में पूरा शहर जल रहा था। दुकानें जल रही थीं, बस्तियां जल रही थीं, लोग मारे जा रहे थे। आदमी और आदमी के बीच नफरत, शंका और भय की दीवारें बड़ी तेजी से खड़ी हो रही थीं। कई महीनों तक स्कूल बंद रहे। जब दंगे समाप्त हुए तो अध्यापकगण स्कूल आने जाने लगे। कई दिनों तक तो वे महज स्कूल जाते रहे, मास्टर पर सही करते रहे। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी क्योंकि विद्यार्थी अभी नहीं आते थे। धीरे धीरे वे भी आने लगे। पढ़ाई लिखाई की गति सामान्य होने लगी। एक दिन मैंने कक्षा में पर्यायवाची शब्द पूछने शुरू किए। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए। फिर विरोधी शब्द पूछने शुरू किए। विद्यार्थियों ने उसके भी सही सही उत्तर दिए। इस पर मैंने कहा, अब तुम लोग पूछो। एक विद्यार्थी ने पूछा, पूजा का विरोधी क्या होगा? मैं सकपका गया। यक मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने पलट कर कहा, चलो तुम लोगों में से ही कोई बताए कि पूजा का विरोधी शब्द क्या होगा। एक को छोड़कर और किसी विद्यार्थी ने हाथ नहीं उठाया था। मैंने उससे पूछा, चलो तुम ही बताओ। विद्यार्थी ने खड़े होकर जवाब दिया, सर पूजा का विरोधी शब्द है नमाज। मैंने देखा उसके चेहरे पर बेइंतहाई मासूमियत तरस रही थी। सबसे बड़ा अपराधी ज्ञानेंद्र मिश्र। बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजन, एक समय रुड़की नगर के शांति नगर कॉलोनी में एक बुद्धिजीवी रहा करता था। गुनगुनी ठंड की शुरुआत थी और जैसा कि बुद्धिजीवियों के लिए आवश्यक होता है, वह लॉन में रंग बिरंगी गुलदावदी के बीच चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ रहा था। सहसा उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई। फिर पुलिस लड़की को पकड़कर उसके माँ बाप के पास छोड़ गई। लड़की के ताऊ और बिरादरी के पंचों ने निर्णय लिया कि लड़की की खुमार उतारनी पड़ेगी और रात भर एक कमरे में 5 मुस्टंडे उसकी खुमार उतारते रहे। सुबह लड़की को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर इतनी ही नहीं थी, उसमें पूरा विवरण था, मुस्टंडे चुनने से लेकर खुमार उतारने तक का। बुद्धिजीवी ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि चाय थोड़ी मीठी बन गई है। वाकये को पूरी तरह से विजुअलाइज करने के लिए उसे कोई 19 वर्ष की लड़की चाहिए जिसके साथ वो पूरी घटनाओं को देख सके। उसने आंखें खोली। उसकी अपनी बिटिया लॉन में खड़ी खिलते हुए गुलाब को देख रही थी, परंतु अपनी बिटिया को 5 मुस्टंडों के साथ उसे दृश्य अच्छा नहीं लगा। उसने फिर चारों ओर निगाह दौड़ाई। पड़ोसी की बिटिया उसे ठीक सी लगी। उसने आंखें बंद करी, अपने मॉडल पर पूरे सिचुएशन को विजुअलाइज करने लगा। इतना कहकर बेताल ने कथा बंद कर दी और विक्रम से कहा, हे राजन, वो लड़की अस्पताल में पड़ी हुई मौत से जूझ रही है तथा उसका प्रेमी सेवा कर रहा है, परंतु इस सब का जिम्मेवार कौन है? और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो ताऊ, गांव के सरपंच, मुस्टंडे या फिर वो प्रेमी? किसका अपराध सबसे बड़ा है? विक्रम ने उत्तर दिया, हे बेताल, इसमें से कोई भी सबसे बड़ा अपराधी नहीं है। ताऊ, गांव के सरपंच या मुस्टंडे या प्रेमी, इनमें से सबके साथ ऐसी कोई ना कोई प्रतिबद्धता हो सकती है जिससे वह स्वयं को सही समझते हों। सबसे बड़ा अपराधी है वो बुद्धिजीवी जो ऐसी खौफनाक खबर पढ़कर भी कुछ नहीं बोलता और इसे सिर्फ एक चटाकेदार खबर मानकर बैठा चाय पीता रहता है। विक्रम ने उत्तर दिया, हे बेताल, इसमें से कोई भी सबसे बड़ा अपराधी नहीं है। ताऊ, गांव के सरपंच या मुस्टंडे या प्रेमी, इनमें से सबके साथ ऐसी कोई ना कोई प्रतिबद्धता हो सकती है जिससे वह स्वयं को सही समझते हैं। सबसे बड़ा अपराधी है वो बुद्धिजीवी जो ऐसी खौफनाक खबर पढ़कर भी कुछ नहीं बोलता और इसे
सिर्फ एक चटखारेदार खबर मानकर बैठा चाय पीता रहता है। स्टेटस पवित्रा अग्रवाल। वह घर पहुंचा तो पत्नी मुंह लटकाए हुए बर्तन साफ कर रही थी। आज काम वाली नहीं आई, अब आएगी भी नहीं। अब क्या हो गया? पहले तो काम वाली हमारी जात पता लगने पर भाग जाती थी, पर यह नई काम वाली तो अपनी जात की है, यह क्यों भाग गई? हमारी जात की है तो क्या हमारे सर पर चढ़ बैठेगी? हमारे स्टेटस की हो जाएगी? अब तक तो जब चाहे कुर्सी पर बैठ जाती थी। मुझे बुरा तो लगता था, पर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि बहुत परेशानी के बाद तो इसे पा सकी हूँ, कहीं यह भी ना भाग जाए। पर आज तो वह टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठ गई। पारुल ने कहा, सोफे पर नहीं, कारपेट पर बैठ जाओ। तो बस तुनक कर बोली, अब तक जब ऊंची जात के लोग हमें अपने से नीचा समझते थे तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन पारुल, हम तुम तो एक ही जात के हैं। तुम हमसे अछूतों का सा व्यवहार क्यों कर रही हो? तुम 4 अक्षर पढ़ गए तो हमसे ऊंची जात के तो नहीं हो गए? नहीं करना तुम्हारा काम, कहकर वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई।